बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, उम्मीद कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे, इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। बेहतरीन टीचर वो है जो बेहतरीन लर्नर भी होती है, यानी एक टीचर को एक स्टूडेंट भी बनना पड़ता है और लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कुछ चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है। यानी आपके जहन से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएं और जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए थ्योरीज़ आ रहे हैं, उसको हम हासिल करें, उसका शऊर हासिल करें और उसको प्रैक्टिस करने का तरीक़ा सीखें। तो ये पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमारे थीम है कि आपको ऐसी चीज़ें सिखाएं जो आज के लिए ज़रूरी हैं। उसी में हमने होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया। गुज़िश्ता हमारे लेक्चर में हम उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से निकलकर अब उसको क्लासरूम में, स्कूल में कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर आज के हम इस लेक्चर में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर टीचर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं या वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो एक अहम थ्योरी या एक अहम चीज़ है जिसको आप समझना ज़रूरी है, एक अहम कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझना ज़रूरी है। वो है द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, यानी अखलाकियात और अखलाक में क्या फ़र्क है। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम जब एथिक्स पढ़ाते हैं या मॉरल एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं वो क्लियरिटी लाना चाहता हूँ। एक होता है एथिक्स, दूसरा होता है मोरालिटी। एथिक्स का मतलब अखलाकियात और मोरालिटी का मतलब अखलाक। एथिक्स किताबों में होते हैं, एथिक्स यूनिवर्सल होते हैं, वाइज एथिक्स बयान करता है, मजहबी किताबें एथिक्स बयान करती हैं, एथिक्स आपको स्टोरीज़ भी बयान करती हैं, एथिक्स आपको अक़ीदों में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किताबी हैं, दस्तूर में हैं, कहानियों की किताबों में हैं, लॉज़ में हैं। तो कोई बंदा सिर्फ एथिक्स को हासिल कर लेता है, एथिक्स का ज्ञान हासिल करता है, शऊर हासिल करता है, उसको सीख लेता है, उसका नॉलेज और इल्म हासिल करता है तो काफ़ी नहीं है। फिर क्या है? एथिक्स के बाद मोरालिटी है। हम अक्सर वक्त कंफ्यूज कर लेते हैं, एथिक्स और मोरालिटी को सिनोनिम समझते हैं। ये सिनोनिम नहीं है। एथिक्स सेट ऑफ रूल्स जो किताबों में बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ मजहबी किताब हो या कहानियों की किताब हो या दस्तूर की किताब हो या लॉस की किताब हो। मोरालिटी वो है जो इंसानों की शख्सियत में ज़ाहिर होती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स का इजहार, अखलाकियात का इजहार आपकी ज़िंदगी में एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है तो उसका नाम है अखलाक। हम कहते हैं उसके अखलाक कितने बेहतर हैं। उस वक्त कहते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर रहा है, जब किसी से मिलता है तो वो ज़ाहिर कर रहा है, वो समाज में रह रहा है तो ज़ाहिर कर रहा है, वो समाज में जो माहौल है उससे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो ज़ाहिर कर रहा है। मसलन समाज में पानी है, अल्लाह की नेमत, अब वो पानी को किस तरह डील कर रहा है ये उसके अखलाक को ज़ाहिर करता है। कहा गया कि अगर आप दरिया के किनारे भी हैं और वज़ू कर रहे हैं तो आप पानी ज़ाय ना करें, उतना ही अख्तियार पानी लें जितनी आपको ज़रूरत है। तो एक शख्स अगर पानी को ज़ाय कर रहा है तो उससे उसके अखलाक मालूम होंगे।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। अब आप बताइए, वैल्यू एजुकेशन के ज़रिए हम सिर्फ बच्चों को एथिक्स पढ़ा देंगे, जैसा कि सच बोलना है, केयर करना है, दूसरों का ख्याल रखना है, बड़ों की इज्जत करना है, वालिदैन की इताअत करना है, क्या हम सिर्फ इतना ही सिखा देंगे और फिर उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे, उसको ज़िंदगी में जज्ब नहीं कराएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम इतना कर रहे हैं तो हम वैसा ही अमल कर रहे हैं जैसा हम आजकल, हालांकि वहाँ भी नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ाने में करते हैं, साइंस पढ़ाने में करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने में करते हैं। क्या करते हैं? हम मैथमेटिक्स के लॉस पढ़ा देते हैं। a+b² a² b² 2ab। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका क्या मकसद है, क्या इसका फ़ायदा है? कोई चीज़ नहीं, और ना ही बच्चा उसको अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि करते हैं, जब ऊंची लेवल पे जाते हैं तो करते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो उस वक्त नहीं कराया जाता। तो अक्सर हम देख रहे हैं कि मदारिस में, स्कूल्स में एथिक्स को पढ़ाया जाता है, एथिक्स के मुतालिक कहानियाँ बयान की जाती हैं, बच्चों को दिमाग में बिठा दिया जाता है और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। यकीनन इतना काम भी अगर हो रहा है तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये काम सब कुछ नहीं है। असल काम ये है कि हम जो वैल्यूज़ सिखा रहे हैं वो बच्चे प्रैक्टिस करें, उसको मैनिफेस्ट करें, ज़ाहिर करें अपनी ज़िंदगी में, उसको अखलाक में तब्दील करें। ये ज़रूरी है। इससे बच्चों की शख्सियत बनेगी, इससे ऐसे बच्चे वजूद में आएंगे जो आज हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। हम ऐसे बच्चों की जब तरबियत करेंगे तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ये बच्चे कल हमारे लिए रोज़े महशर में ये हमारी कामयाबी का ज़रिया बनेंगे, ये सवाब जारिया का ज़रिया बनेंगे, ये सोसाइटी के लिए बेहतर साबित होंगे, हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। तो जो टारगेट है वो सिर्फ वैल्यूज़ को सिखाना नहीं है, टारगेट ये है कि हम उन वैल्यूज़ को मॉरलिटी में तब्दील करें। तो ये जो तब्दीली या जो बच्चों के अंदर जज्ब कराने का प्रोसेस है, ये जो सिस्टम और तरीक़ा होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब बच्चा उन चीज़ों को जज्ब करे अपने ज़िंदगी में और उसका इजहार करे। इस प्रोसेस को ही हम तज़किया कहते हैं। और हमने पिछले अपने लेक्चर में भी कहा था कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। पहले तज़किये की बात कही गई, फिर बाद में तालीम की बात कही गई। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि साहब पहले तो तालीम होना चाहिए फिर बाद में तज़किया। नहीं, आज इसको तो हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, इसलिए कि जितने बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं जो इंसानों के बिहेवियर पे काम करते हैं, जितने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सारे साइकोलॉजिस्ट कहते ये हैं कि ये वैल्यूज़ जो होते हैं, कोर वैल्यूज़, ज़िंदगी गुजारने के बहुत ही बुनियादी अखलाकियात, ये बच्चों को बचपन में ही सिखाना चाहिए जब वो बिल्कुल 7 साल से कम उम्र के होते हैं। उसके बाद आप सिखाइए, लेकिन वो जज्ब करने की सलाहियत कम होती है। क्यों सिखाएं? इसलिए सिखाएं कि बच्चों का माइंड टेंडर होता है, जल्दी जज्ब करता है। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो अखलाकियात हम सिखाते हैं, एथिक्स, वो तहत शऊर में चली जाती हैं। जब बच्चों के तहत शऊर में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो शऊर वाले जहन को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, गाइड करती है, उसको गोया मैसेजेस भेजती है, उसकी रहनुमाई करती है, उसको मोटिवेट करती है और उसको सही अखलाक अडॉप्ट करने के लिए मदद करती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है।
एरिक एरिक्सन जो बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा डिज़ाइन बताया है कि किस तरह बच्चों को ये अखलाक सिखाना है और इससे इम्पैक्ट पड़ता है उसके आगे की ज़िंदगी। उसने मिसाल दी है मामूली बात की कि बचपन में बच्चे को 2-2.5 साल के उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होती है। बहुत सारे घरों में समझा जाता है इसकी क्या ज़रूरत है, बच्चा खुद सीख लेगा या फिर, तो 2 से 2.5 साल की उम्र में बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये कि जब उसको टॉयलेट आता है, जब उसको ज़रूरत महसूस होती है बैतुल खला जाने की, तो कैसा जाए, कैसा उसका इजहार करे और रफ़ाए हाजत कैसे करे, ये उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। और माएँ उस वक्त डांटती हैं, पेशाब कर लिया, पखाना कर लिया। तो ये जो डांट होती है, एटिकेट सिखाने के बजाय, आदाब सिखाने के बजाय अगर आप डांट देते हैं तो फिर वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, तहत शऊर में बैठ जाती है। एरिक्सन कहता है कि ऐसे डांटने से बच्चा बड़े डिसीजन नहीं ले सकता आगे चलकर। तो बहरहाल यहाँ हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये कंक्लूड किया कि बच्चे को आप सिर्फ सिखाएं नहीं, जैसा मैथमेटिक्स है और फलां है ये है, और बच्चे को बस थोड़े बहुत नंबरात या कुछ रस्मन चीज़ें पढ़ा दें, वक्त मिल जाए। पहले मॉरल एजुकेशन के पीरियड की कोई अहमियत नहीं होती थी, और आज भी ऐसी है। मॉरल एजुकेशन के पीरियड होता है बराए नाम, और बच्चों को उसमें छोड़ दिया जाता है खेलने कूदने के लिए, या बहुत ही हो गया तो साहब क्लास में थोड़ी सफाई सुथराई का काम होता है। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहां मॉरल एजुकेशन के पीरियड में ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती है, या इंटरनलाइज कराने का प्रोसेस होता है। खैर, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। अब तो सिर्फ एक घंटा घंटी या एक पीरियड की बात नहीं है। हुकूमत ये कहती है, नई स्कीम ये है कि इनको मेन सब्जेक्ट के साथ वैल्यूज़ को इंटीग्रेट किया जाए, वो हम आगे बात करेंगे। तो हमें जो करना है वो इंटरनलाइज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनलाइज हम कैसे करें। देखिए, इंटरनलाइज जो करते हैं हम, वो उसके मैंने 6 लेवल्स बनाए हैं। नंबर 1 लेवल होता है अवेयरनेस, स्क्रीन पे आ रहा है, यानी शऊर। बच्चे को उस वैल्यू के बारे में शऊर पैदा करें, और शऊर के बारे में हम तफसीलात आज ज़्यादा उसको हम बयान करेंगे कि शऊर की बेदारी कैसे करें। शऊर के बाद हम देखें कि बच्चा शऊर बेदार होने के बाद अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़ात में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम मोटिवेट करेंगे, उसके लिए हम बच्चों को वैसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, बच्चे के लिए माहौल पैदा करेंगे कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद अवेयरनेस नंबर 1, दूसरा हो गया सेल्फ, उसकी पर्सनैलिटी। तीसरा, बच्चा अपनी पर्सनैलिटी के बाद जो इमीडिएट जिनसे इंटरेक्शन करता है, जिनसे वो इंगेजमेंट करता है, जिनके साथ गुजारता है ज़िंदगी, वो फैमिली होती है। तो फैमिली लाइफ में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, फैमिली में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है इन वैल्यूज़ को। आपने तो सिखा दिया कि माँ बाप के क़दमों तले जन्नत है, लेकिन क्या वो वाकई माँ बाप की खिदमत कर रहा है, कहाँ मान रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथी चीज़, बच्चे की फैमिली के बाद उसका अपना एक हल्का होता है, फ्रेंड्स होते हैं। वो फ्रेंड्स में क्या इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको देखा जाएगा। फ्रेंड्स के बाद उसका और दायरा बढ़ गया, सोसाइटी आ गई तो वो सोसाइटी में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ले में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये 5 मेन उसके गोया लेवल्स हो गए। छठा लेवल जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा सेकेंडरी और कॉलेज लेवल में जाता है तो वहाँ हम इसको देख सकते हैं कि उसके अंदर इंटरनलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसने उसको जज्ब किया है नहीं किया है। यानी वो इंगेज करता है अपने आप को गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट और पूरी नेशनल गवर्नमेंट। ओके, तो इसके साथ उसका क्या इंगेजमेंट है, वो
गुड गवर्नेंस में अपना हिस्सा अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस। तो ये हम 6 लेवल्स पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब हम 6 लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो गोया हम वैल्यू एजुकेशन के मकसद को पूरा कर रहे हैं। 6 लेवल क्या है, पहले उसके दिमाग में बात आ जाए, हालांकि है ये दिल की बात, लेकिन दिमाग उसे कबूल करे। तो पहले अवेयरनेस, सेकंड उसका पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, तीसरा फैमिली लाइफ, चौथा उसका फ्रेंड सर्कल, पांचवा सोसाइटी कम्युनिटी, देन सातवां नेशन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे अगले हमारे लेक्चर में, जो कुछ लेक्चर्स के बाद आएगा, वैल्यू इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में इस पर बात करेंगे। अब हम ज़रा सा तफसील के साथ पहले वाली चीज़ को डील करेंगे, अवेयरनेस वाली, यानी कि बच्चे के अंदर हम जो वैल्यूज़ पैदा करना चाह रहे हैं उसको हम कैसे करें। ज़रा सा मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस स्कूल में हैं उस स्कूल में वैल्यू एजुकेशन के लिए एक छोटी सी कमेटी तश्कील दें। उसमें आप मुख्तलिफ़ टीचर्स को रख सकते हैं, एक पेरेंट को भी रख लीजिए, और आपके स्कूल के अतराफ जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में से एक हो जाए, कोई किसी भी मज़हब का हो सकता है वो। अगर आपके स्कूल में बच्चे मुसलमान ज़्यादा हैं तो आप अपनी लोकेलिटी के किसी आलिम दीन को उसमें रख सकते हैं। अगर आपका स्कूल प्लूरलिस्टिक नेचर का है और इसमें दीगर मज़ाहिब के भी तलबा हैं तो आप दीगर मज़ाहिब से भी किसी मजहबी गुरु को और उसके रहनुमा को आप उस कमेटी में रख सकते हैं। तो ये आपके स्कूल की कमेटी होगी वैल्यू इंटीग्रेशन और वैल्यू एजुकेशन के लिए। अब ये कमेटी क्या करेगी सर? ये कमेटी टीचर्स सबसे पहले तो ये अगर आपका ये पहला साल है वैल्यू एजुकेशन देने का या वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करने का, तो आप अपने स्कूल को कैटेगराइज करेंगे जैसा कि NEP ने कैटेगराइज किया है। पहले 5 साल यानी प्री स्कूल के बच्चे, नर्सरी, LKG, UKG एंड ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है आपका प्रीपरेटरी का, वो 3 साल का है। प्रीपरेटरी में आ गया ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। उसके बाद आ गया मिडिल, ओके, मिडिल एजुकेशन। NEP इसी तरह कैटेगराइज करती है, फाउंडेशन एजुकेशन, प्राइमरी प्रीपरेटरी एजुकेशन, देन मिडिल एजुकेशन। मिडिल एजुकेशन आपका 6, 7, 8 3 हो गया। फिर उसके बाद आ गया सेकेंडरी यानी 9th, 10th, 11th एंड 12th, 4 साल। तो इस तरह 5 + 3 + 3 + 4। अब आप भी वैल्यूज़ की लिस्ट आप बनाएं, यानी ऐसे अखलाक जो आप फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। पहले 5 साल की जो ग्रुप है उसमें आप क्या पढ़ाएंगे। 1 साल के लिए आप 10 से 15 वैल्यूज़ को पेन डाउन कर लीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए। हमने एक होमवर्क दिया था आपको, आपने किया है वो होमवर्क। अब आप दोबारा होमवर्क कीजिए, एक लिस्ट बनाइए आप किस क्लास के बच्चों को वैल्यूज़ पढ़ाना चाह रहे हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें उनके एज अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को हम लिखें। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग, जाहिर बात है नर्सरी के आपके बच्चे हैं तो आप उनको टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाएंगे। इसी तरह आप बच्चों को बचपन में पानी के आदाब सिखाएंगे। तो ये जितने अखलाक हैं वो आप नोट डाउन करें। यहाँ मैं एक चीज़ और वाज़े करना चाह रहा हूँ कि मैं जब स्कूल्स को जाता हूँ तो बहुत सारे स्कूल्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो ये कि टीचर्स इबादतों और अखलाक में, अखलाकियात में फ़र्क नहीं करते हैं, इबादात को भी अखलाकियात में दाखिल कर देते हैं। ओके, तो मॉरल्स अलग हैं और रिचुअल्स अलग हैं। नमाज पढ़ने की कहीं तालीम दी जा रही है
तो हम समझते हैं कि ये बच्चे को अखलाक सिखा रहे हैं। यकीनन एक दायरे में है ये, लेकिन इसका ज़्यादा ताल्लुक़ इबादात से है। ये इबादात अखलाक पैदा करते हैं। अब वो क्या अखलाक होंगे नमाज के नतीजे में, कि फ़हश से दूर रहें छोटे बच्चे। तो ये है, तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि आप इबादात की लिस्ट ना बनाएं, आप अखलाकियात की लिस्ट बनाएं। तो आप 10 से 15 एक साल के लिए तय करें, ये पहला काम होगा। अगर आप 10 ट्रेड्स या 10 अखलाक तय कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ तय कर रहे हैं, तो यूँ समझिए कि हर महीना 20 दिन के लिए एक वैल्यू होगी, 20 दिन तक उस पर ही काम हो और उस पर इस तरह प्रोजेक्ट बने कि उसका इंटरनलाइजेशन हो सकता है। जहाँ मुमकिन हो सके 10 या उससे कम भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। अब इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, नोट कर लिया। पहला जो काम है अब वो है अवेयरनेस का। यकीनन आज तक हम अवेयरनेस ही का काम ज़्यादा किए हैं, लेकिन अवेयरनेस का काम भी हम सिस्टमैटिक नहीं किए हैं। तो अब हमको सिस्टमैटिक करना है अवेयरनेस का काम। देखिए, अगर मुसलमान बच्चे हैं आपकी क्लास में तो एक अप्रोच हो सकता है, और मिक्स्ड क्लासरूम है, मिक्स्ड रिलीजन के बच्चों का क्लासरूम है तो एक दूसरा अप्रोच हो सकता है। अब मैं पहला अप्रोच बता रहा हूँ ये फ़र्ज़ करते हुए कि आपके क्लास में मुसलमान बच्चे ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 5 मेथड्स हैं, गोया 5 अप्रोचेस हैं या 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 इसके अनासिर हैं शऊर की बेदारी के, उस तरह आप करेंगे। मेनली 5 हैं। नंबर 1, देखिए, बच्चों को कोई चीज़ दिमाग में बिठाना है तो उसके लिए फितरी चीज़ और बेहतरीन चीज़ ये है कि उसको आप अक़ीदे से जोड़ें। आप जिस अखलाक को भी बयान कर रहे हैं उसको आप अक़ीदे से जोड़ना ज़रूरी है। अगर वो अक़ीदे का हिस्सा बन जाता है तो बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। अब इसको अक़ीदे का हिस्सा कैसे बनाएं? ज़ाहिरी बात है, हर वो चीज़ अक़ीदे का हिस्सा है जो कुरान मजीद में बयान की गई है। फिर इसी तरह सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी चीज़ें अक़ीदे की हमें मालूम होती हैं। तो जिस मोरालिटी को, जिस मॉरल वैल्यू को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स थोड़ा सा होमवर्क करें और उस वैल्यू के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है वो लें, आयात ले लें, और उस वैल्यू के ताल्लुक़ से अगर हमें कोई कुरानी वाक़या मिलता है, अंबिया इकराम के वाक़यात जो कुरान मजीद में दर्ज हैं वो मिलते हैं, तो फिर आप उसे बयान करें। एक तो आयात का इंतखाब, दूसरा वाक़यात का, कुरानी वाक़यात का, तीसरा इसको अक़ीदे का हिस्सा बनाना है तो उस वैल्यू को आप तलाश करें अहादीस मुबारका में। यकीनन जितने यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं उन तमाम का तस्करा आपको अहादीस में और सीरत में मिलेगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। आजकल तो आसानी है, आप गूगल सर्च में जाइए, उर्दू कीबोर्ड से सर्च करिए, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आप टाइप करेंगे उर्दू में तो आपको सारे अहादीस मिल जाएंगे। उसी तरह अहादीस के साथ साथ उस वैल्यू से मुताल्लिक़ अगर आपको सीरत का कोई वाक़या मिलता है तो आप उस सीरत के वाक़े को भी नोट कर लें। वैल्यू पढ़ाना ऐसा ही नहीं है कि आप उठते बैठते पढ़ा लें। जिस तरह आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, वैल्यूज़ को पढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए कि वैल्यूज़ उन सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो ये हमारे दिमाग में आ जाए। तो अहादीस से और सीरत से लें, सीरत से वाक़यात लें। चौथा पॉइंट, तारीख़ इस्लाम में आपको बेहतरीन वाक़यात मिलते हैं मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा के और औलिया अल्लाह के, तो फिर इनको लें। उसके बाद आप ये अक़ीदे से जोड़ने के बाद इन्हें हिंदुस्तानी समाज में भी आप देखें, हमारे समाज में भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं।
कहानियाँ मिलती हैं, कहावतें मिलती हैं, आप इसको ले लें। ये तो अक़ीदे की बात हो गई, लेकिन हिंदुस्तानी समाज का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको ऐसे दीनदार हजरात की कहानियाँ मिलती हैं जो आपके अक़ीदे से मेल खाती हैं। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद आप उस वैल्यू को मॉडर्न जो वाक़यात है या मॉडर्न थिंकर्स हैं उनसे भी जोड़ लें, उनकी कहावतों को भी इस्तेमाल करें और बच्चों को इससे जो दुनिया में फ़ायदे होते हैं वो भी बयान करें। और दुनिया में रियल लाइफ में जिन्होंने इन एटिकेट्स को इख्तियार करके फ़वायद हासिल किए हैं उनके कोटेशन लें, उनके आप क्लिप्स दिखाएं। आजकल वैल्यूज़ पे बहुत बेहतरीन आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगी, वीडियो क्लिप्स दिखाएं, कहानियाँ बोलें। अगर आपको पिक्चराइज की हुई किताबें मिलती हैं कहानियों की वैल्यूज़ पर और मौजूद हैं, वो दिखाएं बच्चों को। पीपीटी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं, पीपीटी में इमेजेस आ गए हैं, तो वो आप दिखाएं। तो इस तरह अगर आप शऊर की बेदारी के लिए ये चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो बच्चे के जहन में, तहत शऊर में, सबकॉन्शियस में ऐसा बैठ जाएंगे कि फिर उसको हमेशा वो प्रिक करेंगी कि देखो भाई ये करना है, ऐसा करना है, उन्होंने ऐसा किया था, अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया था, अल्लाह का फरमान है ये, और इमाम अबू हनीफ़ा ने ऐसा किया था, अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा किया था। तो ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये तो था मुसलमान बच्चों के ताल्लुक़ से। मान लीजिए आपके क्लासरूम में अगर नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, मिक्स्ड कल्चर के बच्चे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके दिमाग में भी अभी मैंने जो पैटर्न बयान किया उसी पैटर्न में बच्चों के सबकॉन्शियस में चला जाए। अब इसके लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ तो आपने कुरान से ली मदद। अब अगर प्लूरलिस्टिक कल्चर है आपके क्लासरूम में, वेरियस फेथ के बच्चे हैं, तो आप मुख्तलिफ फेथ से आपको उस वैल्यू के बारे में चीज़ें मिलेंगी, उस मॉरल वैल्यू के बारे में वो लें, कुरान से लें, वेदास से लें, बाइबल से लें और बच्चों को बताएं कि बाइबल में इसके बारे में ये कहा गया है, इसके बारे में अच्छी बात है, सबका असेट है, सबकी विरासत है। तो आप बच्चों को वो बयान करेंगे तो मजहबी किताबों की हैसियत से हमारी सोसाइटी आज भी मजहबी है, बच्चों के जहन में बैठेगी। फिर इंडियन जो पुरानी कहानियाँ हैं, बहुत सारी अच्छी कहानियाँ आपको मिलेंगी, वो कहानियाँ आप उन बच्चों को बता सकते हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब आप कहानी बताएंगे तो एक चीज़ ख्याल रखिए कि कहानी के बाद हम फौरी मॉरल ऑफ द स्टोरी बयान कर देते हैं। आप बच्चों को उस गौर करने के लिए दीजिए कि साहब बच्चों इस कहानी के ज़रिए अब आपने क्या समझा, तो बच्चा वो समझे, उस पर मेहनत करे। आपने एक कौवा प्यासा था वाली कहानी सुना दी, अब आप बच्चों को छोड़ दें, डिस्कस करें कि भाई आपने इससे क्या मॉरल हासिल किया। बच्चे नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बहुत सारी आपको बातें बताएंगी कि बच्चा जो कौवे ने क्यों कंकर डाला, उसको तो चाहिए था कि क्रिएटिव होकर वो स्ट्रा लाता और स्ट्रा से पानी पीता। तो इस तरह बच्चे उस पर गौर करेंगे, नई नई चीज़ें लाएंगी और वो मॉरल वैल्यू बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगी। फिर एक चीज़ और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है वो ये कि जो वैल्यू हम पढ़ा रहे हैं वो वैल्यू आप इंटीग्रेट करें या उस लें दस्तूर हिंद से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नॉलेज हमारे बच्चों में बहुत कम हो रहा है, तो हम इसको आम करने की कोशिश करें और वैल्यूज़ को उससे जोड़ें। मसलन मैंने थोड़ी देर पहले पानी की मिसाल दी और उसको कोरिलेट किया मैंने हदीस शरीफ से। अब यहाँ अगर आप जनरल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस हदीस के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर सिटीज़न की कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे कुछ करने के काम हैं,
और वो क्या फ़राइज़ हैं, वो क्या ड्यूटीज़ हैं जो हमें अंजाम देना है। उसमें से एक अहम ड्यूटी ये है उन ड्यूटीज़ में से कि हम हमारे कंट्री के रिसोर्सेस की हिफाजत करें, असेट्स की हिफाजत करें। ये सारा नेशनल असेट है, ये सरमाया है। पानी भी हमारा सरमाया है, हम पानी को इस तरह ज़ाय नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फिर इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वैल्यूज़ की सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। तो इस तरह आप उनको कोरिलेट करें, उससे जोड़ें, तो होगा ये कि आप बच्चों के दिमाग में बिठा पाएंगे। तो डियर टीचर्स, आपने समझा कि हम वैल्यूज़ को मोरालिटी में तब्दील करना है, नंबर एक चीज़, और उस प्रोसेस का नाम हमने दिया है इंटरनलाइजेशन। ओके, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ उसको कहा जाता है। तो हमको वैल्यू एजुकेशन में, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन में इंटरनलाइजेशन करना है। और इस इंटरनलाइजेशन के मैंने कहा कि कुल मिला के 6 लेवल हैं। 6 लेवल में पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल बच्चे के अंदर शऊर बेदार करना है, उसके अंदर कॉन्शियस बेदार करना है। और कॉन्शियस की बेदारी बेहतरीन तरीक़े से उस वक्त हो सकती है जब हम वैल्यूज़ को अक़ीदे से जोड़ें, वैल्यूज़ को अपने कल्चर, ट्रेडिशन, सभ्यता से जोड़ें और बच्चों के दिमाग में उसको डालें, इंटरनलाइज करें। तो इसके लिए हमने पूरे स्टेप्स बताए आपको, उम्मीद कि आपने याद रखा होगा। हम यहाँ अब इजाज़त लेते हैं और इंशाअल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करना है बच्चे की शख्सियत के अंदर और उसके फैमिली में, वो कैसे उसका इजहार करे, ये सारी बातें हम इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ के उन्वान के तहत आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है, अब आपका असाइनमेंट शुरू होता है। आप इसको एक और बार सुने, देखें, समझें, उसके बाद आप छोटा सा असाइनमेंट करें जिसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। वो ये कि आप अपने क्लास के एतबार से एज अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को आप रीराइट करें। आपने पिछले असाइनमेंट में किया है, एक बार और करें। अगर आपने सब ठीक ठाक कर लिया है, एज अप्रोप्रिएट हैं वो सारे वैल्यूज़, तो आप उसको वैसे ही रखें। अब उसमें से एक वैल्यू लें आप, एक वैल्यू लेकर अब आप उसका लेसन प्लान तैयार करें कि उस वैल्यू के सिलसिले में आप शऊर की बेदारी कैसे करेंगे। मसलन आपने एक वैल्यू ले ली छोटे बच्चों के लिए, वो है पानी को ज़ाय न करें, या सच बोलना, या फिर पाकी सफाई। आप एक मुंतखब करें। अब उसके शऊर की बेदारी के लिए आप लेसन प्लान तैयार करें जिसमें आप उसको हेल्प लेनी पड़ेगी कुरान से, हदीस से, जो मैंने लेवल्स बताए हैं, कुरान, हदीस व सीरत, इस्लामी तारीख़, फिर हिंदुस्तानी समाज, ये मुसलमानों के हवाले से होगी। और उसी के साथ साथ उस वैल्यू से रिलेटेड आपको एक वीडियो क्लिप भी तैयार करना है। आप देखें, सर्च करें और बेहतरीन वीडियो क्लिप उस वैल्यू को इंटरनलाइज करने, उसका शऊर बेदार करने के सिलसिले में आपको जो मिलती है वो बताएं। अगर आप भी तैयार कर सकते हैं कोई अपने घर के बच्चों को लेकर तो बहुत ही अच्छा, वैसा आप एक वीडियो क्लिप तैयार करेंगे। अगर आपका क्लासरूम प्लूरलिस्टिक है, कई मज़ाहिब के बच्चे हैं, तो उसके लिए हमने जो तरीक़ा बताया है वो तरीक़ा इख्तियार करके आप लेसन प्लान तैयार करें एक वैल्यू के लिए। ठीक है, उम्मीद कि आप हमारे इस असाइनमेंट को समझ गए होंगे। इसको करिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप क्लैरिफिकेशन हासिल करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे अंदाज से वैल्यू को इंटरनलाइज करने के लिए मेहनत करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और पूरी दिलचस्पी के साथ बच्चों के दरमियान में इसको इंटरनलाइज करने के प्रोसेस को इख्तियार करेंगे। शुक्रिया।